हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीट अभ्यास मॉक पेपर सोल्यूशन। हम लोग नीट अभ्यास के एनटीए अभ्यास के नीट मॉक पेपर 5 के सोल्यूशन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक अपने सोल्यूशंस बनाए थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारे के सारे सोल्यूशन समझ में आए हैं। अगर कोई डाउट है तो वो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा जा रहा है? एक सॉलिड स्टेट का सवाल है। मास ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ सीजियम क्लोराइड करस्पॉन्ड्स टू द कंबाइंड मास ऑफ। तो यहाँ पे एक सीजियम क्लोराइड के यूनिट सेल पर कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ सीजियम आयन और क्लोराइड आयन्स होते हैं, वो अगर पता है तो ये सवाल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्लोराइड जो आयन्स होते हैं सीजियम क्लोराइड के, वो फॉर्म करते हैं प्रिमिटिव लैटिस को, या फिर कह सकते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस को। मतलब आठों कॉर्नर पे 8 एटम्स होते हैं या फिर आयन्स होते हैं। मतलब जो भी कॉर्नर आयन्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन 1/8 होते हैं। 8 कॉर्नर्स हैं, मतलब एक यूनिट सेल पे इफेक्टिवली एक ही क्लोराइड आयन एग्जिस्ट कर रहा है। सीजियम आयन की बात करें तो वो क्यूबिक यूनिट सेल के बीचों बीच, मतलब बॉडी सेंटर पे एग्जिस्ट करता है। तो इसको और दूसरे एक नजरिए से देखा जाए तो इसको हम लोग बीसीसी या फिर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक भी बोल सकते हैं। बॉडी सेंटर पे ये एग्जिस्ट करता है, और बॉडी सेंटर पे एग्जिस्ट करता है मतलब एक ही होगा। उस पर तो कुछ मतलब बंटवारा तो लगता है नहीं, क्योंकि वो बॉडी के अंदर है। तो सीजियम आयन का नंबर 1 है। तो एक सीजियम क्लोराइड के यूनिट सेल पर इफेक्टिवली एक ही सीजियम आयन है और एक ही क्लोराइड आयन है। तो फिर हम लोगों का ऑप्शन कौन सा बन गया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा जा रहा है कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। अच्छी बात है। The electrostatic force of attraction between Na plus and Cl minus will be। अच्छा, तो यहाँ पे एक ये रिलेशन बेस्ड सवाल है जो कुछ ऐसा बोलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डायरेक्टली इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम के साथ। मतलब क्या हुआ इसका कि हम लोग इसको अगर लिखें तो कुछ ऐसा दिखेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मान ले F है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम से, उसको हम लोग एप्सिलॉन से भी डिनोट कर देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इस केस पर क्या है? वाटर है। उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? 180 है। तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोडियम आयन और Cl माइनस आयन का क्या होगा? उसमें 1/80 टाइम्स होगा। मतलब अगर उसको हम लोग डिसॉल्व कर भी देते हैं तो वो रिड्यूस टू 180 इन वाटर देन एयर हो जाएगा। तो फिर हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 पर कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक है? अच्छा, सारे के सारे ऑप्शंस पर फिनॉल तो एग्जिस्ट कर ही रहा है। अब ये चीज़ हम लोगों को बस ध्यान में रखना है कि जब कभी भी किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में सवाल पूछा जाए तो ये चीज़ हमको हमेशा याद रहनी चाहिए कि -I -R ये वाले इफेक्ट जो होते हैं तो वो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। मतलब अगर पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कोई R सब्स्टिट्यूएंट है फिनॉल पर और वो -R इफेक्ट, या फिर मान लीजिए इसको हम लोग Z लिख लेते हैं, Z अगर -R या फिर -I इफेक्ट शो कर रहा है तो वो जो कॉन्जुगेट बेस है उसको बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर रहा है।
तो अगर वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का है, प्रेफरेबली ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर है, तो वो कॉन्जुगेट बेस को, ये अपना कॉन्जुगेट बेस है, उसको काफ़ी स्टेबलाइज करेगा और ये एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, पुश नेचर का है, तो कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल होगा, मतलब फिनॉल के मुकाबले वो वाला सब्सटीट्यूटेड फिनॉल लेस एसिडिक होगा। अब मिथाइल प्लस H इफेक्ट शो करता है, तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल से कम कर देगा। तो पूछा गया था मोस्ट एसिडिक, तो ये तो हो नहीं सकता। बी वाले में सिर्फ फिनॉल है, देख लेते हैं अब बाकी के ऑप्शंस। सी वाले पर हाँ बकायदा -R वाला ग्रुप तो है प्रेजेंट, तो हाँ ये तो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है। और डी वाले में पिछले वीडियो पे मैंने जिक्र किया था, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ पिक्रिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकता है, जब हालांकि फिनॉल के बाकी सारे सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तीन खतरनाक -R वाले ग्रुप्स ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे लगे रहते हैं। इसका नाम क्या बोला था हम लोगों ने? पिक्रिक एसिड। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर की बात कर ले यहाँ पे, तो डी सबसे ज़्यादा खतरनाक एसिड है, उससे थोड़ा कम सी है, उससे थोड़ा कम बी है, और लीस्ट एसिडिक ए होगा। तो डी हो गया अपना करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पूछा गया है। अब हम लोग मैक्सिमम टाइम पर डी ग्लूकोज पर फोकस करते हैं। कैसा दिखता है डी ग्लूकोज? थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम लोग अगर याद रख लें, मैं आपको बता देता हूं कैसे कर सकते हैं आप लोग याद इसको। तो IUPAC का प्रेफरेंस ऑर्डर देख लें तो ये फर्स्ट पर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ पर है। तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ पे OH राइट साइड पे रहेगा, कुछ ऐसा, और थर्ड वाले पर OH लेफ्ट पे आएगा। बाकियों में बस आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया डी ग्लूकोज। ये हो गया अपना डी ग्लूकोज। अब DL नोमेनक्लेचर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर पॉलीअमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सभी के लिए जहां पे एक से ज्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं, वहां पे जो सेकंड लास्ट कायरल सेंटर या फिर लास्ट जो कायरल सेंटर है, उसके हिसाब से हम लोग उसका DL नोमेनक्लेचर निकालते हैं। जो लास्ट कायरल सेंटर होगा बॉटम से, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे DL नोमेनक्लेचर के लिए। अब DL नोमेनक्लेचर में एक भी चीज़ हम लोगों को ये भी रिवीजन कर लेना चाहिए कि DL नोमेनक्लेचर करते टाइम जो सबसे लंबा वाला कार्बन का चेन है, वो हमेशा हम लोगों को इस तरह वर्टिकली प्लेस करना है। जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है उसको टॉप ऑफ द चेन प्लेस करना है। तो उस हिसाब से देखा जाए, जो सबसे आखिरी वाला कायरल सेंटर होगा उसके हिसाब से DL नोमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ पे ये तो D है, क्योंकि OH जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है वो राइट हैंड साइड पर है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पर हो जाता तो वो L हो जाता। तो अगर हम लोग इसको सिर्फ बदल दें, इसका पोजीशन, सिर्फ लास्ट वाले का पोजीशन बदलना है, हम लोगों को L ग्लूकोज निकालना था। अगर हम लोग ऐसा कर लें, अब इसमें क्या दिक्कत है कि ऐसा स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलने से रहा, ऐसा हो नहीं सकता। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें ऑप्शंस की तरफ, तो ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे भी नहीं। लेकिन अगर हम लोग इस चीज़ पर ध्यान दे देते हैं कि जो डी ग्लूकोज है उसका मिरर इमेज अगर हम लोग बना लेते हैं, कुछ ऐसा अगर हम लोग बना सकें, इसका मिरर इमेज अगर बना लेते हैं हम लोग, तो ये लास्ट कायरल सेंटर पर OH लेफ्ट पे आ रहा है, तो ये L ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये वाला ऑप्शन हम लोगों को कहां पे मिल रहा है
ये वाला ऑप्शन हम लोगों को ऑप्शन ए पे मिल रहा है, तो यही हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या पूछा जा रहा है? अ सैंपल ऑफ एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर। इट इज सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर्स और टोटल प्रेशर है 640 टॉर। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्चर मिला के 640 टॉर है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर अकेले का 40 टॉर है। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 640 माइनस 40 दैट इज 600 टॉर है। क्या बोला जा रहा है कि मोलर रेशियो इस मिक्सचर पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का 3:1 है। मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 3/1 होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इस सैंपल पे कितना होगा, ये है हम लोगों का सवाल। तो एक चीज हम लोगों को आराम से बन जाएगा कि मोल फ्रैक्शन अगर निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को मिक्सचर पे सिर्फ नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर पूछा गया है। तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आराम से निकल जाएगा। अब वाटर को अगर आप एक्सक्लूड कर दो तो ये टोटल प्रेशर तो 600 है। क्यों एक्सक्लूड करना है सर? क्योंकि वाटर का नंबर ऑफ मोल्स रेशियो इसमें क्या है उसका कोई आइडिया नहीं बताया गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकाले सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। रेशियो के फॉर्मेट में है तो इसको 3/1 + 3 कर दो तो ये 3/4 हो गया। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना निकल गया? 3/4 ऑफ 600। तो वो कितना आ जाएगा हम लोगों के लिए? 450 टॉर। ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। सॉल्यूशन केमिस्ट्री का सवाल है, काफी आसान है, कुछ ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोला जा रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज ए कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर मतलब पॉलीमर से ये सवाल बन रहा है। तो कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है? जहां पे दो मॉलिक्यूल्स, दो अलग अलग कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने वाले हैं और एक लंबा पॉलीमेरिक चेन बनाने वाले हैं। और कंडेंसेशन का मतलब ही होता है, जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन देखा है हम लोगों ने, बेंजोइन कंडेंसेशन देखा है, परकिन कंडेंसेशन देखा है, क्लाइजेन कंडेंसेशन, स्टोब कंडेंसेशन एटसेट्रा। सारे के सारे कंडेंसेशन पे एक चीज़ कॉमन होता है कि उसमें से या फिर पानी, वाटर के मॉलिक्यूल्स, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी H2S का मॉलिक्यूल निकल आता है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पे भी ऐसा ही होता है कि अगर दो टाइप के कंडेंसेशन हो सकते हैं, या फिर वो पॉलीअमाइड बनाएगा या फिर वो पॉलीएस्टर बनाएगा। मतलब दोनों में ही एक तो NH2 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हो सकता है, पॉलीअमाइड बनेगा, या फिर OH के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हो सकता है, पॉलीएस्टर बनेगा। तो ये जो चीज़ है, जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, डेक्रॉन की बात करें तो डेक्रॉन एक किस्म से देखा जाए तो ये एक पॉलीएस्टर पॉलीमर है। किस तरह का पॉलीएस्टर पॉलीमर है? अगर हम लोग टेरिथैलिक एसिड ले लें, कुछ ऐसा, और उसके साथ हम लोग अगर इथिलीन ग्लाइकॉल का रिएक्शन करवा दें, इसको कंडेंस करेंगे तो क्या होगा? यहां से OH, यहां से H, यहां से OH, यहां से H वाटर के फॉर्म्स में निकलते रहेंगे और क्या बनेगा? C+O और उसका भी कंटिन्यूएशन चलता रहेगा।
कुछ इस तरह से। होल एन, तो ये बन जाएगा हम लोगों का डेक्रोन, जो कि एक पॉलीएस्टर पॉलीमर के कैटेगरी में आता है। तो ये एक कंडेंसेशन पॉलीमर भी है, क्योंकि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हो रहे हैं और दो अलग अलग कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक लंबा श्रृंखल बना रहा है, एक लंबा चेन क्रिएट कर रहा है। किस चीज़ का? एक मोनोमेरिक यूनिट, जो कि डेक्रोन नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 एक पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है। द 10th एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल रिजेंबल विथ दी। अब 10th एलिमेंट कौन सा है ये तो पता कर ही सकते हैं हम लोग। 10th एलिमेंट है हम लोगों का नियॉन, मतलब एटॉमिक नंबर 10 है किस चीज का? नियॉन का। अब नियॉन एक ही ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज काफी हद तक सिमिलर होते हैं। तो अगर नियॉन की बात करें वो तो ग्रुप 18 से बिलोंग करता है। तो ग्रुप 18 में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन दिखते हैं। तो ये इन्हीं में से किसी के साथ तो रिजेंबल करेंगे। तो पूछा क्या जा रहा था, 10th एलिमेंट पीरियोडिक टेबल पर किसके साथ रिजेंबल करेगा? फर्स्ट एलिमेंट वो तो हाइड्रोजन है, तो ना जी ना, वो तो नहीं हो सकता। सेकंड एलिमेंट वो हीलियम है, हाँ बिल्कुल, वो तो ग्रुप 18 से बिलोंग करता है, हाँ वो रिजेंबल कर सकता है। फोर्थ एलिमेंट की बात करें तो वो भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्थ में कौन है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, नहीं हो सकता। नाइन्थ वाले की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, तो वो भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सिर्फ बी पे ही पॉसिबल है, हीलियम के साथ वो रिजेंबल करेगा। आसान सवाल है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा जा रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंपाउंड्स विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग। X is a hydrocarbon, A and B are neutral oxides of nitrogen, C is a blue colored gas and D is released when H2S is reacted with oxygen. तो X, A, B, C, D के लिए करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं? तो पहली बात तो ये, जो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की बात की जा रही है, तो X हमारा एक हाइड्रोकार्बन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हाइड्रोकार्बन मीथेन है। ये ईवीएस का सवाल है, तो ये एक इंफॉर्मेटिव भी है बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। बेसिक आप अपने इंट्यूशन के बेस पर भी इसका आंसर कर सकते हैं। ए और बी नाइट्रोजन के दो ही न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। तो नाइट्रोजन के दो ही न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड, दोनों ही हो गए। अब और एक चीज क्या बोला जा रहा है, सी ब्लू कलर्ड का एक गैस है। अब ब्लू कलर्ड गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, तो उसको तो हम लोग ओजोन है, ओजोन अपना ब्लू कलर का होता है। डी क्या है? बोला जा रहा है डी और एक है, एंड डी इज रिलीज्ड व्हेन H2S is reacted with oxygen। तो यहां पे D क्या हो सकता है? D होना हो सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, क्योंकि H2S के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन H2S को ऑक्सीडाइज करेगा, और जो ऑक्साइड बनाएगा जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है। वो सल्फर डाइऑक्साइड के स्टेट पर ही जाएगा। H2S after getting oxidized by oxygen convert into sulfur dioxide। तो X, A, B, C, D तो हम लोगों को मिल गया। अब चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले वाले पे क्या बोला जा रहा था कि X is mainly present in natural gases। तो ये सही है कि गलत है? मीथेन को तो हर एक नेचुरल गैसेस में हम लोगों को मिल जाता है मीथेन, ये सही है।
ए एंड बी, वन इज डायमैग्नेटिक एंड अदर वन इज पैरामैग्नेटिक। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की बात कर लें तो वो तो डायमैग्नेटिक होता है, इसलिए वो N2O2 बना देता है। और नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर लें वो पैरामैग्नेटिक होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की बात कर लें वो पैरामैग्नेटिक होता है, नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर लें वो डायमैग्नेटिक होता है। तो ये भी सही है। नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होता है, नाइट्रस ऑक्साइड डायमैग्नेटिक होता है। C can be identified by using liquid element in D block। कैसे करेंगे? मर्क्यूरी के अंदर ओजोन पास करवा दीजिए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाएगा। हम लोगों को पता ही है ट्रेलिंग ऑफ मर्क्यूरी, ओजोन को मर्क्यूरी के अंदर फ्लो करेंगे तो वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाएगा। तो मर्क्यूरी का जो फ्लूइडिटी है वो खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो वो ट्रेलिंग ऑफ मर्क्यूरी के नाम से जाना जाता है। तो थर्ड वाला भी सही है। और डी कॉजेस एसिड रेन, सल्फर डाइऑक्साइड है भाई, एसिडिक ऑक्साइड है, पानी के साथ घुल जाएगा तो वो सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, तो बाकायदा ये भी सही है। तो सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन बन गया? असली वाले ऑप्शंस यहाँ पे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए है हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्या पूछा जा रहा है? एन एसिड सोल्यूशन ऑफ 0.005 मोलर, उसका पीएच है 5, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है? पहली बात तो ये, हम लोगों को पीएच मालूम है, तो पीएच 5 का मतलब है कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻⁻5 मोलर है। यहाँ पे एक चीज़ का हम लोगों को एजम्पशन कर लेना पड़ेगा, और वो ये है कि ये एक मोनो बेसिक एसिड है HA की तरह, वरना नहीं कर सकते कैलकुलेशन। तो हम लोगों को क्या पता होता है? कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कोई भी एक मोनो बेसिक एसिड के लिए C मल्टीप्लाइड बाई अल्फा होता है। C होता है एसिड का गिवन कंसेंट्रेशन, जो कि इस मामले में 0.005 है, और अल्फा का वैल्यू पूछा गया है जहां पर H प्लस का कंसेंट्रेशन 10⁻⁻5 है। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 0.2 टाइम्स 10⁻⁻2। ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्या पूछा जा रहा है कि एसीटोन है CH3COCH3 और प्रोपेनॉल है, मतलब दो अपने आप में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, और उनको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करें? तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड की बात करें तो वो हम लोगों को फिनोलिक OH को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। फिनोलिक OH में फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो वो वॉलेट कलरेशन शो करेगा, तो ये नहीं हो सकता। सोडियम बाइसल्फाइड की बात करें तो सोडियम बाइसल्फाइड इन दोनों के साथ ही एडक्ट बनाता है भाई साहब, प्रेसिपिटेट दोनों के साथ देता है, तो ये नहीं हो सकता। 2,4-DNP ब्रेडीज रिएजेंट की बात करें तो वे दोनों के साथ ही हाइड्राजोन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दोनों के साथ ही वो ऑरेंजिश क्रिस्टल लाएगा, ये नहीं हो सकते। टोलेंस रिएजेंट की बात करें, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक्टिवली उसमें सिल्वर प्लस रहते हैं। एल्कलाइन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को हम लोग टोलेंस रिएजेंट के नाम से जानते हैं। वो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन कीटोन्स के लिए वो खतरनाक है, वो नहीं कर सकता कुछ भी, बाल भी नहीं बिगाड़ पाएगा कीटोन का, तो कीटोन रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। और ये सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी आप लोगों को पता होगा, प्रसिद्ध होता है कि अगर हम लोग एल्कलाइन सिल्वर नाइट्रेट को बॉयल कर लेंगे किसी भी एल्डिहाइडिक कंपाउंड के साथ, वो सिल्वर का मिरर बनाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, बट एसीटोन रिएक्शन क्योंकि करता नहीं है तो वो वैसा कुछ करेगा नहीं। तो इस टेस्ट के बेसिस पर हम लोग उसके डिस्टिंग्विशमेंट पे जा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्या पूछा जा रहा है कि एसिटिक एनहाइड्राइड को लैबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे बाय हीटिंग सोडियम एसीटेट विथ, किस चीज के साथ करेंगे? तो क्या दिया गया है? एक चीज हम लोगों को ये पता है, सोडियम एसीटेट,
मतलब CH3COO माइनस Na प्लस। और इसको किसी एक चीज़ के साथ तो रिएक्ट करवाना है, हीट करवाना है, ताकि हम लोगों को मिल जाए ये चीज़। हम लोगों को ये चाहिए, मतलब इतना वाला पोर्शन तो हमको पता है, ये वाला पोर्शन हमें चाहिए। तो इसको इंट्रोड्यूस करवाना है। कैसे कर सकते हैं, एक एक ऑप्शंस देख लेते हैं। इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड का मतलब क्या होता है, CH3CH2Cl। इसके साथ रिएक्शन कर सकता है एसीटेट आयन, हाँ कर तो सकता है, लेकिन क्या वो इस एनहाइड्राइड बनाएगा, वो तो एस्टर बनाएगा, क्योंकि ये O माइनस यहाँ पे अगर अटैक कर भी देता है, क्लोरीन निकल जाएगा, तो ये तो CH2CH3 जुड़ जाएगा, एस्टर बनेगा, नहीं हो सकता। कॉन्क H2SO4 की बात करें तो एसिड है, कॉन्क H2SO4 रिएक्ट करवाओगे तो वो उसका सॉल्ट के फॉर्म से निकल के एसिटिक एसिड बना देगा, तो कुछ नहीं होगा, भूल जाओ। जिंक डस्ट की बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट है, एक तो वो रिएक्शन करना नहीं चाहेगा, अगर कर भी लेगा तो वो तो एसिटिक एसिड बना के उसको रिड्यूस कर देगा, एनहाइड्राइड तो बनने से रहा। एसिटाइल क्लोराइड की बात करें, कैसा दिखता है एसिटाइल क्लोराइड, कुछ ऐसा। तो ये यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्लोरीन आप निकाल दो, आपको चाहिए तो COCH3 ही था, वो आपको यहाँ से मिल रहा है, तो हाँ एसिटाइल क्लोराइड बन सकता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, क्या पूछा जा रहा है कि एक अननोन अल्कोहल है जिसको लूकस रिएजेंट के साथ हम लोगों ने ट्रीट किया है। क्या है लूकस रिएजेंट, कॉन्क HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिश्रण है लूकस रिएजेंट। टू डिटरमाइन वेदर द अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। क्या होता है, लूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने पर टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली रिएक्ट कर जाते हैं और एक टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल थोड़े थकेले से होते हैं, 5-7 मिनट के बाद जिद्दी हैं, अक्रेल हैं, वो 5-7 मिनट के बाद ही टर्बिडिटी अपीयर करवाते हैं। प्राइमरी अल्कोहल उतने रिएक्टिव नहीं होते हैं, हालांकि अगर वो कोई बेंजाइलिक या फिर अलाइलिक हो तो वो शानदार रिएक्शन कर लेगा, थोड़ा बहुत प्रेसिपिटेट भी ला देगा। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल इन जनरल लूकस रिएजेंट के साथ कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है। ये है हम लोगों को डिस्टिंग्विश करने के तरीके। अब वो किस मैकेनिज्म पर बेस्ड है, अब ये जो रिएजेंट हमको दिख रहा है वो टर्शियरी अल्कोहल के ऊपर जल्दी जल्दी काम कर रहा है। टर्शियरी अल्कोहल है मतलब सबस्ट्रेट टर्शियरी है, तो इतना अगर मालूम है तो आधा काम तो हम लोगों का वहीं पे हो गया। मान लेते हैं ये एक टर्शियरी ब्यूटेनॉल था, उसको हम लोगों ने लूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवा दिया था, तो ये फटाफट से इसने कुछ ऐसा बना दिया जो टर्बिडिटी में अपीयर कर गया। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बल्कि रिएजेंट है मतलब फर्स्ट ऑर्डर होगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर तो हो नहीं सकता, तो ये हो ना हो SN1 का मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। बस आसानी से बता दो कि टर्शियरी अल्कोहल तो रिस्पॉन्ड करेगा, तुरंत रिस्पॉन्ड करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल अड़ियल होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट टाइम लेके करेंगे, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल फुद्दू हैं, वो तो रिएक्शन ही नहीं करते हैं, रूम टेम्परेचर में तो बिल्कुल भी नहीं, तो उसको तो आप भूल ही जाइए। तो बन कौन सा गया, टर्शियरी अल्कोहल SN1 रिएक्शन के मोड पे रिएक्शन करता है और टर्बिडिटी अपीयर करवाता है। ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्या पूछा जा रहा है कि 30 ml 0.2 नॉर्मल से बेरियम क्लोराइड है और उसको मिक्स कर दिया गया है 40 ml 0.3 नॉर्मल के अल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। अब बेरियम 2+ सल्फेट आयन के दीवाने होते हैं। बेरियम को अगर सल्फेट दिख जाए तो वो झट से इस बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बना देते हैं। ये क्योंकि नॉर्मेलिटी के फॉर्म में है तो कुछ भी हम लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें से कितने आयन आएंगे, इसमें से कितने आयन आएंगे, क्योंकि जब भी ये नॉर्मेलिटी पे है इक्विवेलेंस की बातें चल रही हैं और इक्विवेलेंस के टाइम पर कोई भी मोलारिटी की जिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो 30 ml है भाई, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस निकाल सकते हैं आप। बिफोर रिएक्शन नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंस देखें, 30 × 0.2
तो वो हो गया 6 मिली इक्विवेलेंट। और एल्यूमिनियम सल्फेट की बात करें 40 मल्टीप्लाइड 0.3 तो वो हो गए कितने 12 मिली इक्विवेलेंट। तो बेरियम क्लोराइड कम है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट तो बेरियम क्लोराइड है। तो एक बेरियम क्लोराइड से जो बन रहा है बेरियम सल्फेट वो 6 मिली इक्विवेलेंट का ही बनेगा, और 6 मिली इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम सल्फेट फिर भी थोड़ा अनरिएक्टेड बच जाएगा। तो क्या हो गया, बेरियम सल्फेट, क्योंकि बेरियम क्लोराइड लिमिटिंग रिएजेंट है तो बेरियम सल्फेट का मिली इक्विवेलेंट भी 6 होगा। अब मिली इक्विवेलेंट मिल गया है, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ बेरियम सल्फेट भी निकल जाएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। अब इसको अगर हम लोग इसके इक्विवेलेंट मास के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आराम से हम लोगों को मिल जाएगा कितना वजन का बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हुआ है। अब बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट देखें तो वो 233 है। बेरियम 2+ सल्फेट 2- मतलब n फैक्टर 2 है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ग्राम्स में निकलेगा 0.70 ग्राम्स। आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलते हैं 29वें सवाल की तरफ। पूछा जा रहा है 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट है, 1 कॉपर सल्फेट है और 1 मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड है। इन सभी को इलेक्ट्रोलाइज कर दिया गया है, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड कितना कितना होगा। आसान सा सवाल है, आप बस देखिए क्या चेंज हो रहा है, कैसे रिडक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। मेटल्स हैं तो ये रिड्यूस हो रहे होंगे। सिल्वर Ag+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन खा रहा होगा, कॉपर 2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन खा रहा होगा, एल्यूमिनियम 3+ है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स खा रहा होगा। अब एक मोल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 मोल हर एक स्पीशीज का लिया गया है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे का चार्ज लगता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराडे का चार्ज लगता है। यहाँ पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मोल कॉपर 2+ को रिड्यूस करने के लिए, मतलब 2 फैराडे चाहिए होगा। 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ को रिड्यूस करने के लिए 3 फैराडे करंट चाहिए होगा। तो क्या हो गया, फैराडे का रेशियो 1:2:3, ये हो गया नंबर ऑफ फैराडेज का रेशियो। ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्या पूछा जा रहा है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस विल हैव द मैक्सिमम वेपर प्रेशर। अच्छा, तो मैक्सिमम वेपर प्रेशर है। हम लोग को एक चीज पता होता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कुछ ऐसा दिखता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो बराबर होता है, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के लिए बराबर होता है I, जो कि वेंट ऑफ फैक्टर है, मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के साथ। तो यहां पे जितना कम होगा, क्या कम होगा, जितना कम उसका डिक्रीज होगा, मतलब रिलेटिव लोअरिंग जितना कम होगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। रिलेटिव लोअरिंग जितना कम होगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। अब अगर हम लोग ध्यान दें एक के बाद एक ऑप्शंस पर, NaCl H2SO4 दिया गया है। NaCl 2 पार्टिकल्स बनाते हैं, H2SO4 3 पार्टिकल बनाएगा। इसका मतलब H2SO4 के लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज़्यादा है। लोअरिंग ज़्यादा है मतलब वेपर प्रेशर, फाइनल वेपर प्रेशर कम है। तो C और D सो बनने से रहे, छोड़ दीजिए। A और B में क्या अंतर है उस पर ध्यान देते हैं। A मोलल पे है और B मोलर पे है। अब मोलालिटी और मोलारिटी का कंपैरिजन करें तो एक मोलल सोल्यूशन थोड़ा कम ही होगा एक मोलर सोल्यूशन से, कंसंट्रेशन के हिसाब से देखा जाए तो मोलालिटी पे कंसंट्रेशन थोड़ा कम है। इसका मतलब I का वैल्यू सेम होने के बावजूद रिलेटिव लोअरिंग सोडियम क्लोराइड का 1 मोल का सोल्यूशन पे थोड़ा कम होगा, मतलब उसका फाइनल वेपर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ए ही होगा अपना करेक्ट ऑप्शन। आज के वीडियो में कितने ही सवाल हम लोग बनाते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं आप लोगों के साथ, तब हम लोग 31st क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करेंगे। टिल देन
गुड लक टू एवरीवन, फिर मिलते हैं।